प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 12 ज्योग्राफी के अंदर छठा अध्याय है विश्व मानव अधिवास। 12वीं की भूगोल का छठा अध्याय विश्व मानव अधिवास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मानव अधिवास क्या होते हैं, मानव अधिवास को उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है, मानव अधिवास क्यों बनाए जाते हैं, विश्व की दृष्टि से मानव अधिवासों का औचित्य क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी के धरातल पर मानव के द्वारा निर्मित और विकसित आवासों का एक संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। अधिवास का क्या मतलब होता है कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित और विकसित आवासों का संगठित समूह। जैसे किसी भी क्षेत्र के अंदर मानव के द्वारा इस प्रकार संगठित, निर्मित और विकसित जो आवासों का, मकानों का समूह होता है, इस समूह को क्या कहते हैं? मानव अधिवास। मानव अधिवास, ये मानव अधिवास मानव बस्तियां भी होती है, मानव बस्तियां भी होती है। तो मानव अधिवास से अभिप्राय का मतलब है कि इस धरातल पर, किसी भी क्षेत्र पर मानव के द्वारा निर्मित और विकसित अधिवासों का समूह, ये या उसको कहें आवासों का समूह। आवासों का समूह, ये क्या है? आवासों का समूह है। ये जो आवासों का समूह है, मकानों का समूह है, इस संगठित और विकसित आवासों के समूह को एक शब्द के अंदर मानव अधिवास कहते हैं। मानव अधिवास है वो कब से प्रारंभ हुए हैं कि प्राचीन समय के अंदर मानव है वो जंगलों में निवास करता था, जंगलों में निवास करता था और धीरे धीरे वह जंगल से निकलकर कृषि एवं पशुपालन करने लगा। कृषि एवं पशुपालन करने लगा। जब कृषि एवं पशुपालन करने लगा तो सबसे पहले उसको किसकी आवश्यकता हुई? जल की आवश्यकता हुई। जल की आवश्यकता हुई और जहाँ जहाँ पर जल उपलब्ध था वहाँ मानव ने स्थायी और अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। यानी कि मानव ने अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक यानी कि या प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव अधिवास बनाने प्रारंभ किए और इस प्रकार के जो संगठन आवास बनाए गए उसको मानव अधिवास कहा जाता है। ये अधिवास स्थायी और अस्थायी दोनों तरह से बनाए जाते हैं। स्थायी जो अधिवास होते हैं वो हमेशा मैदानी क्षेत्रों के अंदर, मैदानी क्षेत्रों में जहाँ कृषि, पशुपालन या फिर उद्योग, व्यापार वाणिज्य जिन क्षेत्रों में उपलब्ध है, मैदानी क्षेत्रों के अंदर, वहाँ कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार क्षेत्र होता है। वहाँ मानव एक स्थायी संघन बस्ती के रूप में होता है, जिससे स्थायी अधिवास कहते हैं। ये स्थायी अधिवास है वो एक छोटी बस्ती से
गांव का निर्माण होता है, कुनबे का, बस्ती से ग्राम, फिर इसके बाद में कस्बा बनता है और कस्बे से नगर बनता है, नगर से महानगर का निर्माण होता है, महानगर का निर्माण होता है। ये जो आवास है, बस्ती, ग्राम, कस्बे, नगर, महानगर, ये सारे स्थायी आवास कहलाते हैं। और अस्थायी आवास है, अस्थायी आवास ज़्यादातर विश्व के अंदर आदिम जनजातियों के द्वारा बनाए गए, आदिम जनजातियों के द्वारा बनाई गई। जैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर एस्किमो, उत्तरी अमेरिका के अंदर एस्किमो जनजाति ने अपने अस्थायी आवास बनाए, जिसको इग्लू के नाम से जाना जाता, जो बर्फ़ का घर बनाता था उसको इग्लू कहते थे। तो उत्तरी अमेरिका में इग्लू एस्किमो जनजाति के द्वारा अस्थायी आवास बनाए गए। इसी प्रकार किर्गिज जनजाति के द्वारा स्टेपी, यूरेशिया के स्टेपी मैदान के अंदर अस्थायी आवास बनाए गए। कालारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति ने अस्थायी आवास का निर्माण किया। तो विश्व के अंदर जो जो जनजातियां हैं, एस्किमो है या पिग्मी है, निग्रोटो है, बुशमैन है या किर्गिज है, इन जनजातियों के द्वारा यानी सुदूर पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, वनाच्छादित क्षेत्र और बर्फ़ से आच्छादित क्षेत्रों के अंदर अपने भौतिक आवश्यकताओं और मौसम और जलवायु को ध्यान में रखते हुए अस्थायी आवासों का निर्माण किया जाता है। अब मानव अधिवास के अस्तित्व निम्न बातों पर निर्भर रहता है। उनका अस्तित्व किस पर डिपेंड करता है? मानव जो अधिवास है उसका अस्तित्व है, निर्माण है, वो किस पे डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि स्थानीय संचित संसाधन। मानव अधिवास तभी बनाए जाते हैं जब इसको बनाने के लिए लोकल संचित संसाधन होने ज़रूरी है। चाहे कच्चे मकान बनाने हैं तो उनके लिए लकड़ी, मिट्टी और पानी ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी यानी कच्चे मकान बन सकते हैं। तो एक तो स्थानीय संचित संसाधन है। अगर पक्के बनाने हैं तो उसके लिए यानी पत्थर है वगैरह है, चूना पत्थर है, और भी जो प्रयोग की जाने वाली यानी वस्तुएं हैं उनका संचित भंडार या संचित उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरा है कि बाह्य विश्व से संबंध। अधिवासियों का हमेशा दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से संबंध होता है, इसीलिए उन क्षेत्रों में भी स्थायी अधिवास बनाए जा सकते हैं या अस्थायी आवास भी बनाए जाते हैं। क्योंकि बाह्य जो विश्व से संबंध है उसमें उद्योग है, कृषि है, व्यापार और वाणिज्य, ये ऐसे क्रियाकलाप है जिससे विश्व के दूसरे देशों से सीधा संबंध होता है और उससे भी अधिवास बनाए जाते हैं। भावी उन्नति की संभावना, जहाँ जहाँ पर भावी उन्नति की संभावना है वहाँ ही अधिवास बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी पूर्वी तट पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है और वो भी नगरों और महानगरों के रूप में रहती है, नगरों और महानगरों के रूप में रहती है। ये अधिवास ज़्यादातर यानी कि जो गुंथित अधिवास है, ये अधिवासों का निर्माण उस क्षेत्र में भावी उन्नति को ध्यान में रखकर किया गया। चौथी बात है कि जहाँ जहाँ पे सुरक्षा है, जहाँ जहाँ पे सुरक्षा और शांति का वातावरण है वहाँ मानव रहना ज़्यादा पसंद करता है और वहाँ ही अधिवास बनाए जाते हैं। पांचवी ये बात है कि धार्मिक क्रियाएं, सांस्कृतिक और आर्थिक जैसे कारक भी अधिवासों को प्रभावित करते हैं। किसी एक धर्म, जाति, पंथ के लोग अपने धर्म और संस्कृति के हिसाब से उसी स्थान पर एक ही आवास के रूप में या एरिया के रूप में, क्षेत्र के रूप में रहना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी कारक होते हैं जो यानी कि आर्थिक कारक है, जैसे रोजगार
के अवसर जहाँ जहाँ भी उपलब्ध है वहाँ आवास बनाए जा सकते हैं। इसमें जैसे भारत में मुंबई है, मुंबई की एक कच्ची बस्ती है और जिसका नाम है धारावी। तो धारावी जो कच्ची बस्ती है वो अस्थायी आवास है, लेकिन उसका निर्माण किस रूप में हुआ है? आर्थिक रूप से हुआ है, क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध है और इस कच्ची बस्ती के अंदर लोग रहने लगते हैं। यह स्थायी आवास भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ जहाँ लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं वहाँ जाकर के स्थायी रूप से बस जाते हैं और इससे भी मानव का यानी कि प्रवास होता है और ये प्रवास आगे जाकर के स्थायी और अस्थायी आवास में बदलता है। तो ये जो स्थायी और अस्थायी अधिवास है, इसके लिए इस प्रकार 5-6 बातें हैं वो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। अब यदि अधिवास की जो कुछ परिभाषाएं भी आई है तो अपन ने ये तो जाना है कि इस पृथ्वी के धरातल पर जो निर्मित और विकसित आवासों का संगठित समूह है जिसे अधिवास कहते हैं। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है और मानव अधिवास साधारणतः स्थायी रूप से बसे हैं, किंतु कुछ एक अधिवास अस्थायी रूप से भी होते हैं या ये एकाकी या संकुल भी होते हैं। अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग मानव निवास के लिए होता है। मानव अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यों को पूरा करने के लिए अधिवासों का उपयोग करता है, क्योंकि जब जब मानव को अपनी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अनुभव हुआ है तब वह एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा है और जिससे उनके एक स्थायी अधिवास का निर्माण हुआ है। आवास, मकान, घर या निवास स्थान अधिवास की मूलभूत इकाई होती है, जो एक झोपड़ी या भव्य इमारत भी हो सकती है। अधिवास मकानों के समूह होते हैं जो 5 से लेकर सैकड़ों या हजारों मकानों के समूह हो सकते हैं। बस्तियां छोटे रूप में यानी विकसित होकर नगर, महानगर, विराट नगर, विश्व नगर और मिलियन सिटी का रूप धारण कर सकती है। आवासों के परस्पर संपर्क के लिए पगडंडियाँ, गली, सड़क, नहर, परिवहन के मार्ग होते हैं। प्रोफेसर विडाल डी ब्लॉस ने मानव अधिवास की परिभाषा दी है कि मानव के द्वारा स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना को मानव अधिवास कहा जाता है। तो प्रोफेसर विडाल डी ब्लॉस जो फ्रांसीसी विद्वान थे और ये संभववाद के जनक माने जाते हैं और उन्होंने मानव अधिवास से संबंधित जो परिभाषा दी है जिसमें कहा गया है कि मानव के द्वारा स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से हैं। मानव अधिवासों की जो उत्पत्ति है उसको देखें तो मानव ने अपने विकास यात्रा में जब एकत्रीकरण और आखेट की अवस्था को पार कर पहले मानव यानी कि जंगलों में घूमता था और आखेट करता था तो भोजन संग्रहण करता था। तो भोजन संग्रहण और आखेट की अवस्था को पार कर उन्होंने पशुपालन के साथ साथ कृषि करना प्रारंभ किया। तो पशुओं की स्वयं की सुरक्षा, अनाज भंडारण के लिए भी उसे स्थायी आवास की आवश्यकता महसूस हुई और प्राचीन काल में सभी मानव बस्तियां पशु चारकों और कृषकों पर आधारित थी। जनसंख्या बढ़ने और संघर्ष की स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से आवासों की संख्या में वृद्धि होने लगी। लोग अलग अलग दूरियों पर घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे मानव ने विकास किया और उत्पादन में वृद्धि से व्यापार और परिवहन का भी विकास हुआ। तकनीकी विकास और जनसंख्या वृद्धि से
गांवों की संख्या में वृद्धि हुई और पुराने गांवों के आकार बढ़ने से नगरों का विकास की परंपरा प्रारंभ हुई और वर्तमान से 5000 वर्ष पूर्व मिस्र की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता, दजला, फरात नदी घाटियों की सभ्यताओं में भी विशाल नगरों की उत्पत्ति और विकास हुए हैं, जहां ज़्यादातर जल की उपलब्धता के पास ही ये स्थायी अधिवास पनपे हैं। मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः अपने निवास के लिए होती है और इन उत्पत्ति के आधार पर इन अधिवासों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अस्थायी अधिवास और दूसरा है स्थायी अधिवास। अस्थायी जो अधिवास है, जो प्राचीन काल में मानव के द्वारा कुछ अधिवास शिकार, मौसम की अनुकूलता और पशु चारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए निर्मित किए जाते थे। आज के आधुनिक युग में नागा जनजाति के द्वारा स्थानांतरण कृषि के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। यानी उत्तर पूर्व भारत के अंदर जो झूमिंग कृषि होती है, जिसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं, वहाँ नागालैंड के अंदर नागा जनजाति के द्वारा स्थानांतरण कृषि क्षेत्रों में अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। और मध्य एशिया के स्टेपी मैदानों में किर्गिज जनजाति के द्वारा पशुओं को चराने के लिए चारे की उपलब्धता तक तंबुओं के द्वारा अस्थायी अधिवास निर्मित किए जाते हैं। ऐसा ही एस्किमो लोगों के द्वारा मौसम की अनुकूलता के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में इग्लू, जो बर्फ़ का घर होता है, को छोड़कर ग्रीष्मकाल में रेंडियर और शील की खाल से अस्थायी आवास बनाए जाते हैं, जो एक तंबू के आकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जनजातियां जैसे अरब और सहारा मरुस्थल में बद्दू, रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति के द्वारा भी आवास अस्थायी अधिवासों के रूप में बनाए गए हैं। और ये अस्थायी अधिवासों के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं राजस्थान में भी, मारवाड़ प्रदेश के अंदर रेबारी गाय यानी गायरी जाति, बंजारा, गरासिया जाति बंजारे पशु चारण हेतु मूल स्थान छोड़कर प्रवास के दौरान अस्थायी आवास बनाते हैं और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए भी अस्थायी आवासों का उपयोग किया जाता है। तो जितनी भी घुमक्कड़ जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती है, घुमक्कड़ जनजातियां जो ऋतु प्रवास करती है, ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं को चराने के लिए निकल पड़ती है, जैसे जो भूटिया और गुर्जर जनजाति है, भूटिया और गुर्जर जनजाति, ये जनजाति भी हिमालय के पहाड़ों क्षेत्रों के अंदर ग्रीष्म काल के अंदर जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो घास चराने के लिए पहाड़ी ढालों पर निकल पड़ती है और उन क्षेत्रों के अंदर वो अस्थायी अधिवासों का निर्माण करती है। विश्व के अंदर ऐसी तमाम जनजातियां हैं जो जंगली क्षेत्रों या कई मरुस्थलियों या पहाड़ी भागों में रहकर पशुपालन के लिए चलवासी पशुपालन का सहारा लेती है, ऋतु प्रवास करती है। वो अपने लिए एक अस्थायी अधिवासों का निर्माण करती है और उस पीरियड के अंदर उन अस्थायी अधिवासों का उपयोग है वो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। अब बात आती है स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये वास्तव रूप से ये कहना कठिन है, किंतु विद्वानों का मत है कि उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति मानते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह में रहने लगा तभी से ही स्थायी अधिवासों का विकास हुआ है। तो मित्रों, ये जानना जरूरी है कि स्थायी अधिवास मानव जब जंगलों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों या जल उपलब्ध क्षेत्रों के अंदर रहने लगा
वह कृषि करने लगा, साथ ही साथ पशुपालन भी करने लगा। तब उसे एक अपने पशुओं के लिए, अन्न भंडार के लिए, मौसम से स्वयं की सुरक्षा के लिए, अन्य यानी कि जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए एक स्थायी आवास की आवश्यकता महसूस हुई और इसी कारण उन्होंने अपने स्थायी आवास बनाना शुरू किए। और मानव अधिवास की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। ये जो मानव अधिवास है, जो आवासों का समूह होते हैं, वो मानव की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। किसी भी मानव बस्ती का स्थायित्व है वो इन्हीं बातों पर निर्भर करता है कि वहाँ की स्थानीय संचित संसाधन क्या है, बाह्य विश्व से संबंध, भावी उन्नति की संभावना, सुरक्षा और धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, ये भी मानव बस्ती के स्थायित्व पर निर्भर करते हैं। अब यदि मानव अधिवासों का निर्माण होता है वो किन उद्देश्यों के लिए होता है, तो यदि उद्देश्यों की बात करें कि मानव अधिवास क्यों बनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, निर्माण का पर्पस क्या है, तो उसमें सबसे पहले आता है कि भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए यथा मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा पाने के लिए अधिवास बनाए जाते हैं। आज भी अपन बारिश के मौसम में या गर्मी या सर्दी के मौसम में इन मौसमी कठोरता को बचने के लिए अपने आवास का सहारा लेते हैं और इसीलिए अधिवास बनाए जाते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य रखा गया कि खाद्य और उपयोगी जो सामग्री है उसको एक जगह भंडारण करने के लिए भी आवास होने जरूरी है। तीसरी बात है कि जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षा के लिए आवास बनाए गए। प्राचीन समय में जंगली जानवर हुआ यानी कि रहते थे और मानव उनकी सुरक्षा के लिए पहले आग से सुरक्षा करता था, अग्नि का प्रयोग करता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने एक आरामदायक जीवन जीने के लिए उन पशुओं से सुरक्षा करने के लिए अधिवास बनाए गए। और नेक्स्ट जो अधिवासों का उद्देश्य है वो है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक और शैक्षिक कार्यों के लिए भी अधिवासों की आवश्यकता होती है। पारिवारिक और विलासीपूर्ण जीवन जीने के लिए भी अधिवास होते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि मानव अधिवास विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें मौसम की सुरक्षा से लेकर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक गतिविधियों जैसे कार्य करने शामिल है और उसमें खाद्य यानी अनाज भंडार या जंगली पशुओं की सुरक्षा और एक आरामदायक जीवन जीने के लिए भी अधिवासों की आवश्यकता होती है।